महाराष्ट्र में आज एनसीपी के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन। अजीत पवार और शरद पवार ने बुलाई एमपी एमएलए और कार्यकर्ताओं की बैठक। शिंदे ने भी बुलाई बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के आयोजन की तैयारी पूरी। आज निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश पेशाब कांड में इंडिया डेली लाइव की मुहिम का बड़ा असर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम शिवराज ने एनएसए के तहत कार्रवाई का दिया निर्देश। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़। होटल लौटते वक्त टैक्सी ड्राइवर ने की अश्लील हरकत। इंडिया डेली लाइव की मांग, तुरंत गिरफ्तार हो आरोपी। नागालैंड में पहाड़ से गिरी चट्टानों ने 3 कारों को कुचला। हादसे में 2 की मौत। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सुबह 7:30 बज गए और 60 सेकंड में दिन की सभी खबरों को आपको दिखाते हैं। भारी बारिश ने कई राज्यों को तबाह करके रख दिया है। कई जगहों पर नदियों ने ऐसा माहौल देखने को मिला जैसे सैलाब दिख रहा हो। देखिए, अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भारी बारिश की वजह से भीषण लैंडस्लाइड का भी वीडियो सामने आया है और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे भयावह लैंडस्लाइड हुआ है। 6 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। नागालैंड में पहाड़ से गिरी आफत, गाड़ियों पर बरसी चट्टानें। बारिश की वजह से नागालैंड में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। बीते दिन भूस्खलन के कारण पहाड़ से गिरी विशाल चट्टान ने सड़क पर खड़ी एक कार को लगभग पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। वहीं पास में खड़ी दूसरी कार भी चपेट में आ गई। पलक झपकते ही आगे खड़ी एक और कार को एक बड़े से पत्थर ने रौंद दिया। नागालैंड के दीमापुर में आए लैंडस्लाइड से कार में सवार 2 लोगों पर चट्टान सबसे पहले गिरी। उसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी घटना का 5 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री रियो ने ट्वीट करते हुए लिखा, इमरजेंसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार सभी कदम उठा रही है। वहीं सीएम ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और वहीं मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटी है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक व्यक्ति ने आदिवासी पर पेशाब कर दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। गरीबों और असहाय लोगों पर आज भी जुल्म जारी है। ऐसा ही मामला भोपाल के सीधी से आया है, जहां नशे में धुत एक शख्स ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह वीडियो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि ये उसका प्रतिनिधि नहीं है। वहीं आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने सीधी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शर्मनाक वायरल वीडियो पर फौरन एक्शन लेते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आरोपी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दौरे पे आने वाले हैं और उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया, जहां उन्होंने पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है और इसी के साथ ही वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी आगे के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी 7 जुलाई को 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। दरअसल काशी में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है।
इसको लेकर वाजिदपुर जनसभा स्थल का सीएम योगी ने खुद जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में जाने का दौरा प्रस्तावित है। ये दौरा गोरखपुर से शुरू होकर वाराणसी में खत्म होगा। गीता प्रेस के जरिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत विपक्ष को जवाब देंगे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को धार भी देंगे। एक तरह से ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का आगाज माना जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी अपने गोरखपुर दौरे के बाद वाराणसी जाएंगे, जहां पीएम काशी के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही काशी के विकास की रफ्तार बढ़ाने वाली सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं भेंट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मन में श्री राम के दर्शनों की ललक हो और भक्त उड़कर अयोध्या पहुंच जाए तो क्या बात है। हर राम भक्त के लिए खबर खुशखबरी है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने गर्भगृह में विराजने से पहले ही अयोध्या में हवाई सफर शुरू करवा लिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या है तैयारी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सिर्फ 1 घंटे में अयोध्या पहुंच जाएंगे। अगर आप नोएडा रहते हैं तो सिर्फ 45 मिनट ही लगेंगे आपको श्री राम की नगरी पहुंचने के लिए, क्योंकि जल्द ही अयोध्या तक हर राम भक्त को वो पुष्पक ले जाएगा, जोड़कर घंटों की दूरी मिनटों में तय करता है। दिल्ली मुंबई से हवाई यात्रा के जरिए अयोध्या पहुंचना इसी साल नवंबर से शुरू हो सकता है। पहले फेज का काम पूरा होने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, जबकि सेकंड फेज और थर्ड फेज का काम इस दौरान भी चलता रहेगा। जब सेकंड और थर्ड फेज का काम भी पूरा हो जाएगा, तब विदेशों से भी राम भक्त सीधे अयोध्या आ सकेंगे। एक तरफ भव्य राम मंदिर निर्माण तेजी से जारी है। जनवरी तक श्री राम लला के अपने गर्भगृह में भी विराजने की पूरी उम्मीद है। दूसरी ओर मंदिर निर्माण और श्री राम के अपने मंदिर में आने से पहले अयोध्या तक का हवाई सफर हर राम भक्त को जोश से जरूर भरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। उधर महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। यूपी की बात करें तो ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी में भी टूट का दावा कर दिया है। बिल्कुल, और एनडीए में आने की अटकलों के बीच राजभर का बड़ा दावा है कि एसपी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक के बाद यूपी में भी राजनीति गर्मा गई है। यूपी में भी महाराष्ट्र की तरह विपक्ष में टूट होने की चर्चाएं जोरों पर चलने लगी। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में विधायकों के टूटने का बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसके बाद माना जा रहा है कि ओपी राजभर जल्द ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं। वहीं ओपी राजभर ने सपा के कई विधायकों के टूटने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई विधायक सरकार में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ लोग लोकसभा का टिकट भी चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका लग सकता है और इसमें ओपी राजभर की बड़ी भूमिका होगी। चर्चा ये भी है कि अगर प्रियंका चच्चा की बीजेपी से बात बन जाती है तो उन्हें योगी सरकार में बड़े पद की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है। अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। वहीं आज अजित पवार अपने नए दफ्तर का उद्घाटन भी उन्होंने कल कर दिया और अब दोनों गुटों के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है और आज तो शक्ति प्रदर्शन भी होना है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट को। अजित पवार का नया ठिकाना, पहले हंगामा फिर स्वागत। दोपहर तक तस्वीरें भले ही बदल गई, लेकिन सुबह नए दफ्तर के बाहर कुछ और ही नजारा था। जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये हंगामा किया कार्यकर्ताओं ने। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जब कार्यकर्ता नए दफ्तर पहुंचे तो लोक निर्माण विभाग ने दफ्तर की चाबी नहीं दी, जिसके बाद कार्यकर्ता जबरन घुस गए। नए ऑफिस के पीछे वाले गेट पर पत्थर मारकर उसे खोलने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि अजित पवार के पहुंचते ही तस्वीरें बदल गई। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने अजित पवार ने मुंबई में नए एनसीबी दफ्तर का उद्घाटन किया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अजित पवार गुट एनसीपी के नए ऑफिस का नाम राष्ट्रवादी भवन रखा गया है। नए दफ्तर के बाद अब पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और इसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी ने भी अब बड़ा फैसला किया है। क्या है ये फैसला, 60 सेकंड में समझिए। – 2024 महासमर में महाविजय के लिए बीजेपी ने बड़ा बदलाव कर दिया है। मोदी और शाह के मैराथन मंथन के बाद संगठन को नया आकार दिया गया है। बीजेपी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बात बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर दिखा। इस साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर दांव चल दिया। पंजाब में बीजेपी की पकड़ तेजी से कमजोर हुई है, इसलिए पंजाब में भी बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के महासमर को लेकर बीजेपी पूरी तरह चौकन्नी है। बीजेपी नहीं चाहती कि कर्नाटक जैसे कड़वे अनुभव दोबारा देखने को मिले, इसलिए बीजेपी अब बड़े स्तर पर बदलाव के लिए तैयार है और आने वाले सभी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है। एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया और सीधे चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर प्रहार किया है। शंघाई कोऑपरेशन समिट की वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने और बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी जमकर सुनाया। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी आतंकवाद पर बोलते रहे और बैठक में मौजूद पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर झुकाए सुनते रहे। एससीओ के मन से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और ये साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर करारा प्रहार किया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का बारूदी प्लान तैयार किया जा चुका है। दरअसल एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दहाड़ा, जिसके बाद से इस दहाड़ के आतंक के आका पाकिस्तान को इस बात की आहट तो जरूर लगी होगी कि अब उसकी खैर नहीं होने वाली। देखिए इस रिपोर्ट को 60 सेकंड में। हिंदुस्तान हो या अमेरिका, आतंक को नस्तनाबूद करने के लिए कमर कस ली गई है। आतंक के हर कतरे को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली गई है। जो पाकिस्तान अपने आतंकी हथियारों से दुनिया को डराने की चाहत रखता था, आज वो पीएम मोदी की ललकार से सहम गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकिस्तान को चिता दिया है कि अब बस बहुत हो चुका। आतंक को पनाह देने वालों पर करारा प्रहार होगा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने आतंकिस्तान को ललकारा है। इस बैठक में आतंक का पनाहगार बने कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान का मतलबी दोस्त चालबाज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। इन सब के सामने पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। उधर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के बीच चल रहा विवाद सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ केस भी दर्ज करवाए हैं। ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है इस विवाद की जड़, 60 सेकंड में इस पूरी रिपोर्ट में समझिए। जब तक पति पत्नी में प्यार होता है, तब तक कोई ताकत वो एक दूसरे के बारे में किसी और से कुछ बुरा भी नहीं सुन सकते। लेकिन जब यही प्यार तकरार में बदल जाता है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं
और दुनिया उनकी बातों को चटकारे लगाकर सुनती है। ऐसा ही मामला आजकल यूपी के बरेली में देखने को मिल रहा है, जहां एक अफसर बीवी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे झगड़े को लेकर चल रहा है। ज्योति ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया, तो वहीं आलोक ने ज्योति मौर्य पर हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आईपीएस अफसर ज्योति मौर्य अपने पति को गाली गलौज करती दिख रही हैं। हालांकि ये वीडियो नौकरी से पहले का बताया जा रहा है। 2016 में यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बन गईं। कुछ दिनों तक रिश्ते ठीक रहे, लेकिन मनीष दुबे से अवैध संबंध के चलते पति और पत्नी के रिश्तों में दरार पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिल्म 72 हूरे का विवादों से पुराना नाता है, लेकिन मंगलवार को जब फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग जेएनयू में की गई तो सवाल उठने लगे कि आखिर स्क्रीनिंग के लिए जेएनयू को क्यों चुना गया। क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है या 72 हूरों की सच्चाई बताने की मंशा है? देखिए 60 सेकंड में इस रिपोर्ट को। फिल्मों पर फसाद पिछले कुछ समय से आम है। कहानी पर विवाद फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूला हो गया। इसकी बानगी कश्मीर फाइल्स, आदि पुरुष जैसी फिल्मों से मिल चुकी है। अब बारी एक और फिल्म की है, जिसकी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग की गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 72 हूरे। कश्मीर की कुछ पार्टियां इस फिल्म का विरोध कर रही हैं। सेंसर बोर्ड के इनकार और धर्म विशेष के लोगों के विरोध के बीच मंगलवार को फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक पंडित और फिल्म डायरेक्टर संजय पूरन सिंह दिल्ली में जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग करने पहुंचे। दरअसल 72 हूर को लेकर इस्लाम में मौलवी और मौलानाओं ने जो तस्वीर खींची है, उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता। मौलानाओं का दावा है कि मरने के बाद इस्लाम में लोगों को या तो जन्नत मिलती है या फिर दोज़ख। जिसे जन्नत मिलती है उसे वहां पर 72 हूरें मिलती है, जिसे मौलाना और मौलवियों ने कुछ इस तरह से लोगों को समझाया। अब सवाल उठता है कि अगर फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि प्रोड्यूसर अशोक पंडित दावा कर रहे हैं, तो फिर फिल्म को लेकर इतना बवाल क्यों है? इतना ही नहीं, स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू जैसी जगहों को चुनने को लेकर भी लोग फिल्म के एजेंडे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खेल खेल में प्यार या नापाक साजिश वाला कोई तार, पाकिस्तान से इस कनेक्शन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिल्कुल, मामला नोएडा से सामने आया है, तो अब पुलिस के सामने इस पहेली की हल करने की चुनौती है। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं 60 सेकंड में आपको। पबजी खेलते खेलते बात हुई, प्यार हुआ और फिर पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आई। कहानी फिल्मी जरूर है, लेकिन इंटरनेट का ये वो प्यार है जो फिलहाल कानून के शिकंजे में कसा हुआ है। और इसकी वजह है पाकिस्तान से आई सीमा, जो गैर कानूनी ढंग से अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही थी। सूचना मिली थी कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घूम रही है। तत्काल पुलिस टीम गठित करके उसकी तलाश की गई थी और फाइनली रघुपुरा पुलिस द्वारा उस महिला को ट्रेस कर लिया गया है। इश्क की शुरुआत एक खेल से हुई। सीमा और सचिन पबजी पर मिले। प्यार इतना बढ़ा कि पहले ये दोनों नेपाल मिले और फिर सीमा हिंदुस्तान तक आ गई, वो भी अवैध रूप से। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया कोई भी पैगाम जख्म देने वाला ही रहा है। ऐसे में सीमा कहीं कोई बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने हिंदुस्तान तो नहीं आई है। इसी को लेकर खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस सतर्क है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जन्मदिन मनाया और एमपी के छतरपुर में उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। तो देखिए इस रिपोर्ट में भक्तों ने किस प्रकार से उन्हें बधाइयां दी है, 60 सेकंड में देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जबरदस्त उत्साह है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा बागेश्वर का जन्मदिन जो है, बाबा बागेश्वर 27 साल के हो गए हैं। बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर खास इंतजाम किए गए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी वहां पहुंचे। मनोज तिवारी ने मंच से भजन गाया, बाबा बागेश्वर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बीते दिन को खास बनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यही नहीं, बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के अवसर पर कई वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान भी वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर बागेश्वर धाम में 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त उनसे आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा जारी है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना दक्षिण 24 परगना जिले की है। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ता दिख गया। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई, आखिर हिंसा क्यों फैल रही है, 60 सेकंड में देखिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां एक बार फिर से चुनाव के बीच खूनी वारदात अंजाम दी गई। दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम कुतुबुद्दीन घारमी था। वहीं हत्या का आरोप सीपीएम और एसयूसीआई के कार्यकर्ताओं पर लगा है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कुतुबुद्दीन घारमी को गोली मार दी गई। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की वजह से इलाके में तनाव बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तनाव को देखते हुए कुलाटाली ब्लॉक में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। साथ ही पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने अवैध हथियारों को नष्ट करने का अभियान चलाया है और बड़ी तादाद में बरामद अवैध हथियारों को नष्ट किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया की हैं, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों को नष्ट करने का अभियान चलाया। ये हथियार लंबे अरसे से पुलिस थानों में जमा थे और इन्हें अलग अलग कार्रवाइयों में बरामद किया गया था। बड़ी तादाद में अवैध हथियारों के जमा होने के बाद इन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की गई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कंट्रोल रूम दतिया में रखे अवैध हथियारों को पहले एक जगह पर जमा किया गया और फिर रोड रोलर के जरिए इन्हें नष्ट कराया गया। पुलिस ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत बड़ी तादाद में अवैध हथियारों को नष्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है और इसी के तहत दतिया जिले में पुलिस ने बड़ी तादाद में अवैध हथियारों को नष्ट किया। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक करीब 1300 हथियारों को इस कार्रवाई के तहत नष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसा लगातार जारी है। एक बार फिर वहां से हिंसा की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर दंगाइयों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। फ्रांस में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर हर दिन हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सड़कों पर आगजनी देखने को मिल रही है। हिंसा की ऐसी ही तस्वीरें फ्रांस के लियोन शहर के पास से सामने आई हैं, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद बिल्डिंग से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। वहीं आसमान में दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। प्रदर्शनकारी रिहायशी बिल्डिंग से लेकर पुलिस थाने तक को निशाना बना रहे। वहीं हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दर्जन भर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता रविवार की शाम को लियोन की सड़क पर जुट गए और वहां हंगामा करने के साथ ही पास की इमारतों को नुकसान पहुंचाने लगे। पुलिस ने उन पर काबू पाने की कोशिश की तो वो ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद दक्षिणपंथी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।